हेलो बच्चों, आज ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा हूँ क्लास 11th के बच्चों के लिए। क्लास 11th बच्चों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत दिन से मैं बात करता रहा बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉडल के कंपेरिजन में ये मॉडल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, क्लास 11th के बच्चों को मैं खास करके बात बताना चाहूंगा कि देखो, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आप कोशिश करो कि उसको डिटेल में जानने की, क्योंकि आपके पास समय है। अभी आप बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम इधर गर्मी का और उसके बाद ही गर्मी का, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। तो आप क्लास 11th के बच्चे जब भी स्टडी करें तो कोशिश करें जो भी टॉपिक उनका चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो, उस चीज को वो अच्छे से समझ रहे हो। तो होता क्या है, क्लास 11th के बच्चे जो होते हैं वो 10th से आए होते हैं। 10th में जहाँ केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आप छोटे से चैप्टर होते हैं, छोटे चैप्टर को आप रट के निकल लेते हैं। बहुत कम बच्चे जो समझने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि इसको रट करके निकल लें। बट आप ये कंडीशन या ये टर्म आप 11th की केमिस्ट्री में नहीं अप्लाई कर सकते, कि अब तो ये मोटी हो चुकी है, कितना रटने की कोशिश करोगे। आप यहाँ समझ सकते हो, आपका समझने का पूरा चांस है। आप इसको समझिए, अब जहां भी जिससे भी पढ़ रहे हैं आप उससे कोशिश करिए वो आपको समझाए। मेरे थ्रू अगर आपको समझ में आता था आप मेरे थ्रू समझिए, लेकिन कोशिश जरूर करिए कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो, कि आपके लिए हर टॉपिक एक चैप्टर की तरह है, आपको हर टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है। और ध्यान हमेशा ये दीजिएगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे ये मत समझ के निकल जाइए कि चलो अभी चैप्टर खत्म तो सारा चीज भूल जाओ। नहीं, हर टॉपिक का क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेशन है उसके आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आप हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। और आज की जो टॉपिक हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल था क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या कुछ और भी ड्रॉबैक है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हुआ क्या था, रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट तो कर दिया था, लेकिन उसका कोई भी मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नॉलेज उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई एटम है, एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सराउंड में ढेर सारे ऑर्बिट पॉसिबल है और उन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उन्होंने उसके बारे में ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन किन किन ऑर्बिटों में रिवॉल्व कर सकता है। उसके साथ उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। इसके बारे में उन्होंने कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं दी। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए 1913 के अराउंड में बोर्स ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। तो नील्स बोर्स ने इस एटॉमिक मॉडल को 1930 के अराउंड में दिया। हिंट डाल देते हैं हम लोग, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब देखो भाई, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था इट वाज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड था प्लैंक क्वांटम थियरी के ऊपर, क्वांटम थियरी के ऊपर। देखो, आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है, किसी भी टॉपिक को शॉर्ट करके नहीं निकलना है, चलो भाई इसको छोड़ दो दूसरे टॉपिक पढ़ लेते, नहीं। वो हर टॉपिक से रिलेशन है और ये आपका बेसिक चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। अगर आपका ये समझ में नहीं आया तो आपके आने वाले सारे चैप्टर आपके पल्ले पड़ने वाले नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, प्लैंक क्वांटम थियरी के ऊपर ये मॉडल क्या था, बेस्ड था। अब अपने को जानना पड़ेगा भाई प्लैंक क्वांटम थियरी क्या है, इसके ऊपर समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने को अगर ये थियरी मालूम होगी तभी तो हम जान पाएंगे भाई ये कैसे इसके ऊपर अप्लाई हो, ठीक। आइए देखते हैं प्लैंक क्वांटम थियरी क्या है। देखो, प्लैंक क्वांटम थियरी जो थी ये आया था अराउंड टू 1900, इसके अराउंड में ये थियरी दी गई थी प्लैंक्स के द्वारा, ठीक है। प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो पहले से थियरी चल रही थी कि अगर कोई हॉट बॉडी है, अगर कोई हॉट बॉडी है और अगर वो क्या कर रही है, एनर्जी, हॉट बॉडी क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो वो किसके फॉर्म में करेगी, रेडिएट कर रही है तो वो बोला गया कि ये करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसके फॉर्म में करेगी, वेव के फॉर्म में करेगी। और ये वेव कैसा होगा, ये वेव कंटिन्यूअस होगा। ये वेव कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब जो हॉट बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव के टर्म में,
लेकिन प्लैंक्स ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी आपकी हॉट बॉडी होगी वो जब एनर्जी रेडिएट करेगी, जब वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ वेव के टर्म में करेगी, स्मॉल यूनिट ऑफ वेव के फॉर्म में करेगी, और ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। ये बात बताई प्लैंक्स। अब ध्यान से देखो, दोनों कंपेयर कराओ कि जो भी हॉट बॉडी होगी उसका जो एनर्जी रेडिएशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव। लेकिन इन्होंने बोला कि जो भी हॉट बॉडी होगी उसका जो एनर्जी रेडिएशन होगा वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ वेव। स्मॉल यूनिट ऑफ वेव। उन्होंने इस स्मॉल यूनिट ऑफ वेव का नाम क्या रखा? एक यूनिट ऑफ वेव उन्होंने बोला, उन्होंने इसको बोला क्वांटम। क्या बोला? क्वांटम। और अगर ढेर सारे स्मॉल यूनिट ऑफ वेव हो जाए तो उसका नाम उन्होंने रख दिया क्वांटा। क्या रख दिया? क्वांटा। मतलब क्वांटम क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, और क्वांटा क्या है? प्लूरल फॉर्म है। क्लियर है? ये तो हो गया प्लैंक साहब की थ्योरी। मतलब आप ऐसे समझो कि ये थ्योरी क्या बता रही है कि जो लाइट की एनर्जी रेडिएट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये वेव कैसा मिल रहा है आपको? कंटिन्यूअस वेव। ये कैसा है? कंटिन्यूअस वेव है, कंटिन्यूअस वेव की टर्म में। तो इन्होंने बोला नहीं, ये जो एनर्जी रेडिएट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल यूनिट ऑफ वेव। वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से एनर्जी रेडिएट होगी, ऐसा बताया प्लैंक्स। अब आगे समझो, बाद में क्या हुआ? आइंस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1905 के अराउंड में, और इस क्वांटा का नाम उन्होंने रखा फोटोन। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? फोटोन। मैं आपको इसको और क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका ये सन है, ठीक है, दिस इज द सन। सन कुछ ऐसे बना लेते हैं, सन कुछ ऐसा होता है। तो इसके जो रेज है वो आप बोलोगे रेज जो अपने अर्थ तक आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ किसके आ रही है? वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। लेकिन इनकी थियरी बोलती है नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेव नहीं, ये आ रही है स्मॉल यूनिट ऑफ वेव, या इसको उन्होंने बोला इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल। ये एनर्जी बंडल के फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? एनर्जी बंडल के फॉर्म में आ रही है। एक एनर्जी बंडल को क्या बोला उन्होंने? क्वांटम बोला। इसी क्वांटम को बाद में आइंस्टीन ने क्या बोला? फोटोन। क्या बोला इसको? फोटोन बोला। और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल एच न्यू। कितनी होगी भाई? E इज इक्वल एच न्यू। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच क्या? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है? अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग है। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। न्यू इज इक्वल क्या होता है? न्यू इज इक्वल होता है सी बाई लेमडा। क्या होता है? सी बाई लेमडा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। मैं इसे आगे लिख सकता हूं, इसको आगे लिख सकता हूं, E इज इक्वल एच सी बाई लेमडा। एक फोटोन की वैल्यू कितनी होती है? E बराबर एच सी बाई लेमडा के इक्वल होती है। जहां E क्या हो गया? एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या हो गया? प्लैंक कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ। क्या हो गया? वेवलेंथ। अब भाई H की वैल्यू जान लेते हैं। H की वैल्यू कितनी होती है? H की वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी यूनिट एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ की। क्लियर है बात? ये तो हो गया भाई प्लैंक साहब की थ्योरी। आपको नोट्स भी दिख रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि बोर्ड्स ने कैसे इसको यूटिलाइज किया। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इस थ्योरी से हमें ये भी पता चला कि जो भी एनर्जी का लेन देन होगा किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम के थ्रू, वो किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? फोटोन। ये फोटोन का फॉर्म कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप इसको लिख सकते हैं एक यूनिट के फॉर्म में, ये हो जाएगा एच न्यू, या इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, इसके फॉर्म में हो सकता है 2 एच सी बाई लेमडा, इसके फॉर्म में हो सकता है
3hc/लैम्डा इसके फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि 1.2hc/लैम्डा इसके फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ये ट्रांसफर होगा। ठीक, ये तो हो गया भाई प्लैंक्स की बात। अब हम बात करेंगे कैसे इस थियरी को अप्लाई किया। नोट करिए, चलिए नोट हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ध्यान दीजिएगा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड की कुछ जो सही बातें तो वो इंक्लूडेड थी। जैसे उनकी सही बात क्या थी, पहली उनकी सही बात ये थी कि एटम है पॉजिटिव न्यूक्लियस, एटम के पास पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। ये बात उनकी सही थी, ये बात इनके मॉडल में भी इंक्लूडेड थी। दूसरी बात क्या थी, एटम है सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये भी बात इनकी इस मॉडल में इंक्लूडेड थी। भाई एटम के पास क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक, इन दोनों बातों को इसमें ऐड करते हुए इनका लिख रहे हैं क्या था इनका पहला बात। इन्होंने पहली बात बताई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in fixed circular orbits, no in others। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन करेगा तो सही, लेकिन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही करेगा, बाकी में नहीं करेगा। ऐसी बात उन्होंने बताई। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई कि द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स revolves in circular orbit which have a definite distance from the nucleus। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका न्यूक्लियस से एक डेफिनेट डिस्टेंस होगा कि हाँ इतने दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक, सबका डिस्टेंस डिफाइन होगा। इसको डिफाइन करने के लिए एंड डिफाइन सच टाइप्स ऑफ ऑर्बिट यूज्ड स्मॉल एन। उसको डिफाइन करने के उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल एन सिंबल यूज किया। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। एन इज इक्वल अगर 1 होगा दैट इज के, एन इज इक्वल अगर 2 होगा तो दैट इज एल, एन इज इक्वल अगर 3 होगा तो दैट इज एम, एन इज इक्वल अगर 4 होगा तो दैट इज एन। इस तरीके से एन क्या है, फिर से बता रहा हूं, दिस इज द सेल नंबर। क्या है आपका सेल नंबर। उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए इस सिंबल का यूज इस तरीके से किया। ठीक है, जिस तरीके से आप डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे एन की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझिए ऐसे, ये हो गया अपना न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस, और ये हो गए वो परमिटेड ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, कुछ ही ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक, ये तो हो गया ऑर्बिट। इसको हम लिखेंगे परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट
ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा। ठीक, ये वो ऑर्बिट हो गई इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी डू नॉट रिवॉल्व बिटवीन दी ऑर्बिट। ऑर्बिट्स के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ये बात वैसे याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको डिफाइन किया गया, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो दिस, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। ठीक, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। ठीक, उसी तरीके से ये k, l, m, n से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने बताई। और भी कई इनके पोस्टुलेट्स हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे की बात कर। चलिए अब थर्ड बात देखते हैं इनका। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बताता है while in the specific orbits an electron does not radiate or lose एनर्जी। मतलब इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ड्यूरिंग द रिवॉल्व, जो रिवॉल्व कर रहा है उस समय इलेक्ट्रॉन होगा जो वो कभी भी आपकी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। और यही बात क्या थी, ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ऐसा मैक्सवेल की थियरी बोल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, जब वो रिवॉल्व करता रहेगा तो किसी भी प्रकार की एनर्जी को वो लॉस नहीं करेगा। या इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन ऑफ एनर्जी। अब सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। इसी कारण उनका जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम था वो डिफर कर रहा था, और ऐसा बोल देने से स्टेबिलिटी ऑफ एटम हमेशा बना रहे। ठीक, चलिए उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस एनर्जी लेवल का नाम उन्होंने रख दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, in which orbits where electrons revolve, known as stationary energy level ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं उसको बोलते स्टेशनरी एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स। मतलब आप इनको क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स या सिंपल एनर्जी लेवल ऑर्बिट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात उन्होंने बता दी। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां से जंप करेगा, अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे। याद रखो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट। ठीक, और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। तो जंप जब होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हाई हो जाएगी, एनर्जी हाई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो इन्होंने बोला अपने नेक्स्ट बात में क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर ऑर्बिट then electron required energy of photon। उसे फोटोन एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके इस ऑर्बिट में जाना है, इसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी। और वो एनर्जी किसके टर्म में यूज करेगा, वो फोटोन के टर्म में यूज करेगा। किसके टर्म में, फोटोन के टर्म। ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी आएगी वो डिफाइन होगी डेल्टा एच इज इक्वल E ऑफ हाई
माइनस ई ऑफ लो, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। यहाँ से हम लोग डेल्टा ई निकालेंगे, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमेशा एच न्यू, किसके बराबर होगा हमेशा ये एच न्यू के बराबर। ये भी बात आप याद रखिएगा, किसने बताया था ये भाई, ये बोर्ड्स ने अपने एजम्पशन के थ्रू बताया। चलिए कितनी बात हो गई इनके, 4 बातें हो गई, नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं इनका। अब एजम्पशन इनका आ गया 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर की बात करेंगे। 5वें नंबर में क्या बताया, देखिए 5वें नंबर में बहुत खास अर्थ है। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन revolve in those circular orbits which have angular momentum, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। which have angular momentum is integral multiple of h by 2 pi or nh by 2 pi। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में होगी h by 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपको चलेगी 1 2 3 4, इंटीजर होगी। क्या होगी, इंटीजर। कभी भी आपको ये 2.3h by 2 pi के टर्म में नहीं मिलेगा, इसके टर्म में नहीं होना चाहिए। किसके टर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। किसका, h by 2 pi या nh by 2 pi। जहां n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो h by 2 pi, 2 रखोगे तो 2h by 2 pi, 3 रखोगे तो 3h by 2 pi, ऐसे आएगा। इसके टर्म का अगर एंगुलर मोमेंटम होता है तो उसी में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा, बाकी में नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आप देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है mvr। तो अगर ये चीज इसके साथ लिखा है तो हम लिख सकते हैं, अगर L इज इक्वल NH बाई 2 पाई है तो mvr इज इक्वल आ जाएगा NH बाई 2 पाई। mvr इज इक्वल क्या आ जाएगा, NH बाई 2 पाई। जहां पर हम लोग यम टर्म का यूज करेंगे, यम इज इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज इक्वल रेडियस ऑफ किसका भाई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, और n क्या है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ सेल। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। h क्या है, h आपका है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.62 into 10 power minus 34 जूल सेकंड, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है, सारी वैल्यू क्लियर हो गई। तो mvr इज इक्वल nh by 2 pi। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, इसका यूज अपने को कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया इनका 5वां एजम्पशन। अब हम लोग बात करते हैं इनके 6th एजम्पशन के बारे में। छठी बात उन्होंने क्या बताई, नोट करिए इसको। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात देखते हैं कि उनका छठा एजम्पशन क्या था। छठी बात उन्होंने क्या बताई। सारे इनके जितने भी एजम्पशन थे, जितने भी पोस्टुलेट्स थे, सब के सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज आप आगे करोगे। इवन इसका यूज आपको 12th फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। 6.1 क्या बताया, ड्यूरिंग revolving of an electron the electrostatic force
between electron and nucleus of atom provided centripetal force। देखो भाई सेंट्रीपिटल का क्लियर कर दो, मतलब एक ऐसा फोर्स टुवर्ड्स सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। इस बात में क्या बोला गया कि अच्छा देखो ये भी उनका ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। याद रखिए कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो वहां पर कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स समझो ऐसे, ये आपको हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है, तो ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था वो क्या प्रोवाइड कराता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब्स ने बताया था कि अगर दो चार्ज है, सपोज मान लो दो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो अपोजिट चार्ज है, इनका डिस्टेंस कितना है, इनका सेपरेशन, इनका डिस्टेंस r है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, इनके चार्ज के, इसको q1 और इसको q2 मान लेते हैं, इनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा उन्होंने बताया। अगर इन दोनों को समराइज किया जाए तो यहां से मिल जाता है F इज इक्वल, इसका एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। कितना होता है, mv²/r। तो अगर इन दोनों को एक साथ इक्वेट कराया जाए तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा mv² r इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये अपने को मिल जाएगा क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब आप समझो कि अगर इसको, इस एटम को देखा जाए, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होंगे भाई, जितना उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। तो भाई इसमें कितने, अगर एक प्रोटॉन है तो क्या लिखेंगे, +z, अगर दो प्रोटॉन है तो +2z। और इसी तरीके से अगर इसमें ढेर सारे प्रोटॉन है तो क्या लिख सकते हैं, +z लिख सकते हैं इसके अंदर, +z। और प्रोटॉन किसी तरह है, e के फॉर्म में, +ze। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, +ze। इसको हम लोग बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा mv²/r इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 की वैल्यू कितनी है, e, और q2 की वैल्यू कितनी है, ze, और नीचे कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, इसको और अगर अच्छे से हम लिखें तो ये हो सकता है हमारा mv²/r इज इक्वल व्हाट, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा ze²/r स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन करके आएगा जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे। ठीक, ये तो हो गए सारे एजम्पशन किसके, बोर्स एटॉमिक मॉडल के। अब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल का यूज करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी कैलकुलेशन। जैसे अपने को रेडियस पता करना